हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज फिर हम बात करेंगे नए प्रैक्टिस सेट की। इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के लिए आरआरबी के लिए, एसएससी के लिए और कोई भी स्टेट पुलिस का एग्जाम होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन तीनों के लगभग सिलेबस सेम होता है। तो सारे उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन, ऐसे वैन आरेख दिए होते हैं, इनमें वैल्यूज दी होती है और उसमें एक रिलेशन फाइंड करके उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे उसने कहा ऐसी कितनी महिलाएं हैं, तो हमें महिलाओं का पता करना है। महिलाओं वाला ग्रुप कौन सा है? ये वाला। ठीक है, हमें ये इसके अंदर की वैल्यू लेनी है, इनसे बाहर कोई भी वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक है, उसने कहा जो करदाता भी है, इन्हीं वैल्यूज में से उसको ढूंढना है जो करदाता में भी आता हो। और करदाता कौन सा वाला है? ये वाला। अब ऊपर वाले में से और नीचे वालों में से, क्योंकि महिला भी होनी चाहिए, करदाता भी होनी चाहिए। डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर में जो जो आ रहा है उनको हम हाइड कर देंगे, मतलब उनको हम नहीं देखेंगे बिल्कुल भी। तो ये वाले हमारे आंसर नहीं हो सकते भाई, सिंपल सा लॉजिक है। अब महिला और करदाता, ऐसी वैल्यू फाइंड करनी जो महिला के उसमें भी आती हो वैन आरेख में और करदाता के वैन आरेख में भी। अब 15 को अगर मैं देखूं तो 15 महिला में भी आ रहा है, करदाता में भी आ रहा है, जबकि 17 खाली करदाता में आ रहा है और 36 खाली महिला में आ रहा है। तो इसलिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? यहाँ लेना पड़ेगा मुझे 15, जो कि इन दोनों में कॉमन है। डॉक्टर में वो आता नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। इस टाइप से आप लोग फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले उसको छिपाना है जो आपको नहीं चाहिए, उसकी तो कोई भी वैल्यू आपको देखनी भी नहीं है। BE2 GJ3 LO5 QT7 क्वेश्चन मार्क, ये आपका सीरीज का क्वेश्चन हो गया। इस सीरीज में आपको फाइंड करना है कि भाई क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आने वाला है। तो इसमें पहले लेटर को दूसरे लेटर से कंपेयर कर दो। जैसे पहले को पहले से कर दो, फिर पहले से, फिर पहले से, फिर पहले से, तो पहला लेटर आपको मिल जाएगा। जैसे बी जो है इंग्लिश अल्फाबेट में 2 नंबर पे आता है, जी 7 पे आता है, एल जो है वो 12 पे आता है और Q जो है 17 पे आता है। अब हमें आगे देखना है, तो यहां देखो डिफरेंस 2 5 7 7 5 12 12 5 17 17 5 22। अब 22 होना चाहिए और 22 पे होता है V, तो V से स्टार्ट होने वाला हमारा आंसर होगा, तो B और D तो हमारा आंसर होगा नहीं। ठीक है, अब 2 ऑप्शन बचे हैं, तो इसमें VY आ रखा है, तो सिंपल सी बात है कि दूसरा भी Y आने वाला है, क्योंकि दोनों ऑप्शन में सेम दे रखा है, तो दूसरे को फाइंड करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ बात करें, 2 से बढ़ते क्रम में 3 आया, 3 से बढ़ते क्रम में 5 आया, 5 से बढ़ते क्रम में 7 आया, तो बढ़ते क्रम में ही आएगा, तो इसका मतलब 7 से बड़ी वैल्यू आएगी, 6 तो आएगी नहीं, तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इनमें क्या पैटर्न है कि वैल्यू एग्जैक्ट निकालनी है, उसकी हमें जरूरत नहीं होती। जब ऐसे क्वेश्चन होंगे रीजनिंग में, तो रीजनिंग में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी, आपको पता चल गया उससे बड़ी वैल्यू सिर्फ एक ही है ऑप्शन में, वही मेरा आंसर हो जाएगा। 2 से हम 14 पे पहुंचे, 14 से हम 70 पे, 70 से 210, आगे बड़ी सी वैल्यू सारी ऑप्शन में दे रखी है। तो जब हमने 2 से स्टार्ट की सीरीज और एकदम से 210 पे पहुंच गए, वो भी 2 स्टेप के अंदर, भाई एक स्टेप ये लगाया, एक स्टेप ये लगाया, तीसरे स्टेप पे हम 210 पे पहुंच गए। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन होंगे वो हमेशा आपके मल्टीप्लाई के होंगे, क्योंकि एक छोटी सी वैल्यू से इतनी बड़ी वैल्यू कभी भी आपकी अंतर से नहीं आ सकती। तो 2 से मैं 14 पे जाऊं गुणा में, तो 2 का 7 गुना करके मैं 14 पे पहुंच सकता हूं, जबकि 14 से फिर मैं 70 पे जाना चाहता हूं, तो 5 गुना हो जाएगा, 14 पंजे 70, और 70 से मैं 210 पे जा सकता हूं 3 गुना करके। तो आप देखो यहां एक पैटर्न समझो बात को। हमने पहले क्या किया है? पहले किया है हमने 7 गुना, 7 से हमने किया है फिर 5 गुना, कितना कम हो गया? 2। 5 से 3 गुना, फिर 2 कम हो गया। 3 से 2 कम कौन होता है? 1 होता है, तो इसकी गुणा 1 में करेंगे। 210 की गुणा किस में करेंगे? 1 में। तो मुझे क्या मिलेगा? 210 मिलेगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर से समझते हैं, 2 से 14 पे जाने के लिए मैंने किया 7 गुना, फिर इस 14 में मैंने किया है 5 गुना, फिर जो आएगा उसमें किया है 3 गुना। तो इस बार जो आएगा पहले तो वो लेना है, मतलब 210, फिर इस पैटर्न को देखना है, 7 से 2 कम 5, 2 कम 3, तो 2 कम से मल्टीप्लाई करनी है, जो कि 1 होने वाला है। इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा। सीरीज के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम्स में हर एक में ही पूछे जाते हैं, और सीरीज का कई बार तो ऐसा होता है 2-2 क्वेश्चन भी एक ही उसमें सेट में रहते हैं। दिए गए अक्सर प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें, ऐसे आपको एग्जाम में दे देगा सीरीज बना के। ये आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अक्सर आरआरबी ग्रुप डी में एक दिया रहता है। ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक? तो हमें फाइंड आउट करना है व्यंजन और उसके पहले देखना प्रतीक है या नहीं है। जैसे एल दिया, तो एल से पहले तो कुछ है ही नहीं, तो इसे तो हम लेंगे ही नहीं। फिर हमने एस लिया, एस व्यंजन होता है, उसके पहले देखो प्रतीक है और उसके बाद एक स्वर होना चाहिए। स्वर कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ,
और यू, ये होते हैं 5। इनमें से कोई भी बाद में होना चाहिए। तो ये ओ यहां पर दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं एक पेयर ये बन गया जो उसने हमें कहा है। उसने कहा व्यंजन, व्यंजन से पहले होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रतीक। तो इस व्यंजन से पहले प्रतीक नहीं है, इस व्यंजन से पहले प्रतीक है, बी व्यंजन है, और उसके बाद यू जो है एक आपका स्वर हो गया, तो ये भी बन जाएगा। डब्ल्यू से पहले प्रतीक तो है लेकिन बाद में व्यंजन नहीं है, आर से पहले प्रतीक नहीं है, ई से पहले प्रतीक है लेकिन बाद में व्यंजन नहीं है, एन से पहले प्रतीक है और बाद में व्यंजन भी है, तो एक पेयर ये बन जाएगा। यहाँ आते हैं, बी से पहले प्रतीक है, बाद में व्यंजन नहीं है, एच से पहले प्रतीक है, बाद में व्यंजन नहीं है, और एल से पहले प्रतीक है और बाद में व्यंजन भी है, तो इसे भी हम ले लेंगे, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर एच से पहले प्रतीक है और बाद में भी लेकिन प्रतीक ही है, ए से पहले, जी से पहले प्रतीक है और एक स्वर भी है, जी से पहले प्रतीक और बाद में स्वर, एच से पहले प्रतीक है लेकिन बाद में स्वर नहीं है। अब देखो कितने पेयर बने, एक पेयर ये रहा, 2 3 4 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इस टाइप से ये सिंपल सा बस आपको कॉमन सेंस लगाना है, इसके अंदर कोई भी ऐसा अलग से रीजनिंग की स्टडी नहीं करनी है। पी क्यू आर एस और टी एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, तो आप लोगों के पास 2 2 4 एक 5 व्यक्ति हैं, तो आप लोग पहले एक सीधी रेखा में 5 जगह बनाएं, 1 2 3 4 5। ये 5 जगह बनाने के बाद कई बार ऐसा होता है कि लेफ्ट पे ज्यादा चला जाता है, राइट पे कम जाता है, या फिर राइट पे ज्यादा चला जाता है, तो उस केस में आप लोग जिधर जरूरत हो उधर बढ़ा सकते हैं और जिधर से हटाया उधर काट सकते हैं, तो ये आपके हाथ में है। उसने कहा, और ये यहाँ उत्तर दिशा की बात कर रहा है, उत्तर दिशा वगैरह हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ आप अपने सामने बैठा हो ताकि आपका दायां उसका दायां हो जाए, जैसे हमारा दायां इधर है उसका भी यही होगा, और बायां इधर है तो ये बायां हो जाएगा, तो ऐसे करना है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक लगाना है। उसने कहा ना तो Q और ना ही S पंक्ति के ठीक मध्य स्थान पर बैठे हैं। Q और S को हम यहाँ नहीं बैठाएंगे, Q हो गया S हो गया, बस ये मध्य में नहीं बैठेंगे, कहीं भी बैठ सकते हैं। आर एस के ठीक बगल में बैठे, जब भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको ये कह रहा है कि इसके बीच में नहीं बैठ सकते, तो उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो। पहले देखो कि अगर लाइन में सिरों पर दिया हो, जैसे यहाँ दिया पी और टी पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं, मतलब कोनों पर बैठे हैं। अब आपको एक तरफ पी को बैठाना है, एक तरफ टी को बैठाना है। अब हमें ये जरूरी नहीं है कि कौन सी तरफ बैठाना है, बस सिरों पर बैठाना है। ठीक है, और क्यू और एस यहाँ बीच में नहीं हो सकते बच्चों, उसने खुद ही बोला है, तो या तो इधर क्यू होगा या तो एस होगा, इधर भी या तो क्यू होगा या तो एस होगा, तो बचा कौन, आर। तो यहाँ मध्य में कौन बैठा होगा, आर बैठा होगा। पंक्ति के ठीक मध्य स्थान पर कौन बैठा है, आर बैठा है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। इस टाइप से आप इसके आंसर निकाल सकते हैं। जो बीच में नहीं बैठता उसको कहीं भी बैठाओ, बस बीच में नहीं आना चाहिए। शब्द कैपिटल में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर युग्म मौजूद हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर है जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। इसको मैं आपको समझाऊं होता क्या है। जैसे मान लिया ए है और सी है, इनके बीच में एक ही तो लेटर है बी, तो वो ये कह रहा है कि ए और सी के बीच में चाहे हमारा वाई बैठो, जेड बैठो, कुछ भी बैठो, बट जैसे ए और सी के बीच में इंग्लिश अल्फाबेट में एक लेटर होता है, तो यहाँ भी कोई एक लेटर होना चाहिए। अगर ये ठीक है तो पेयर बन गया, हाँ जी ये पेयर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार बना हुआ है। तो बस हमें ये देखना है ऐसे कितने पेयर यहाँ बने हुए हैं। तो उसके लिए यहाँ देखो सी, अब माफ कीजिए ये देखो यहाँ सी। अब सी से आगे कितनी जगह है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6 प्लेसेस बनाओ, 1 2 3 4 5 6, बड़ा सिंपल सा समझना। सी के बाद यहाँ डी आना चाहिए, यहाँ ई, यहाँ एफ, जी, एच, आई, ठीक है, ऐसे होने चाहिए। अब आपको बस ये देखना ऊपर क्या कोई सी भी प्लेस मैच कर रही है, नहीं कर रही है, क्योंकि वहां ऊपर क्या है, ए है, पी है, आई है, टी है, ए है, एल है कैपिटल, तो यहाँ इनमें से कोई मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसको आगे कह देंगे कोई पेयर नहीं बना। ठीक है भाई, अब सी के आगे हम लोग देखेंगे फिर नेक्स्ट वाला, सी के आगे है हमारा ए, ठीक है, सी ए। अब ए के आगे चलें, अब ए से आगे क्या होना चाहिए हमारे पास, यहाँ बी होना चाहिए, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई, यहाँ एफ, कोई मैच ही नहीं कर रहा। फिर आगे चलो पी, अब पी के आगे यहाँ क्या होना चाहिए, पी से क्यू आर एस टी, नहीं हो रहा। ठीक है, फिर आई की बात करते हैं, आई से फिर क्या होता है, यहाँ जे होता, के होता, एल होता, और एल ही है, तो इसका मतलब ये पेयर अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से बन गया, एक पेयर बन गया। ठीक है, फिर आई के बाद टी है, टी के बाद क्या होना चाहिए, यू वी, नहीं है, यहाँ तो ए और एल है, ना यू है ना वी है।
ए के बाद क्या होना चाहिए, बी, यहाँ एल है तो कुछ नहीं बना, एक पेयर बना है। जब हम एक तरफ से देखते हैं तो ऐसी ही सेम तरीके से हम दूसरी तरफ से भी देखते हैं। ये याद रखना दोस्तों कि दूसरी तरफ से भी देखना जरूरी होता है, अगर दूसरी तरफ से नहीं देखा तो गलत हो जाएगा। कैसे, अब समझाता हूँ। इधर से एल से चलो, एल के बाद यहाँ एम एन ओ पी, देखो ये पी आ गया, एल के हिसाब से यहाँ पी आना चाहिए था, दो पेयर हो गए। फिर यहाँ क्यू होता, नहीं है, आर नहीं है। फिर ए से देखेंगे, ए से बी सी डी ई एफ नहीं है, टी से यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं है, आई से जे के एल नहीं है, पी से क्यू आर, और फिर यहाँ ए से बी होना चाहिए था, नहीं है। तो सिर्फ दो पेयर बने। इस टाइप से आपको सारे लेटर्स देखने होते हैं। कथन में कह रहा है बी बड़ा या बराबर है एम के, तो बी या तो बड़ा होगा एम से या तो बराबर होगा। बराबर की बात अभी हम थोड़ी देर नहीं करेंगे। एम बड़ा है जी से, जी को यहां बना दो। ये कथन निष्कर्ष के अलग टाइप है जो ग्रुप डी में कॉमनली पूछे जाते हैं। तो हर टाइप के एग्जाम आपके कवर होते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट से। एक कथन हो गया, उस कथन के हिसाब से हमने ये कर दिया। अब वो कह रहा है बी एम के बराबर भी हो सकता है। भाई ये है ना, बड़े का साइन होता है जिधर मुंह खुला है। अब यहाँ इसका मतलब है बी बड़ा है एम से, लेकिन जैसे यहाँ नीचे एक डंडा खींच जाता है तो इसका मतलब है वो बराबर भी हो सकता है, बट ये बड़ा भी है, ये बात हमें याद रखनी है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, एस जी से छोटा है, तो एस को यहां बना देंगे हम, एस जी से छोटा बना दिया मैंने। एस जी से छोटा है, वाई से बड़ा या बराबर है जी, जी या तो वाई से बड़ा है या तो बराबर है, या तो जी वाई के बराबर है या वाई नीचे आएगा कहीं, ठीक है। और वाई बराबर एल है, वाई एल के बराबर है, ऐसे या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। अब यहां से एस और वाई का संबंध नहीं बनेगा, लेकिन हम उसे देखेंगे भी नहीं। अभी देखते हैं बात क्या कह रहा है। बी बड़ा है वाई से, आप ये देखो बी तो यहाँ है और वो जी से बड़ा है और जी वाई के बराबर या उससे बड़ा है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि बी तो बड़ा होगा ही होगा वाई से। फिर वो कह रहा है एम बराबर एल है, एम ये रहा और एल कहीं जाके यहां है, और एम जो है वो जी से बड़ा है और जी वाई के बराबर है और वाई एल के बराबर हो सकता है। तो इस केस में डेफिनेटली पता चल गया कि एम तो एल से बड़ा ही होगा, तो दूसरा निष्कर्ष गलत है। तो केवल निष्कर्ष एक सत्य है, दूसरा निष्कर्ष गलत है। आप लोग कथन और निष्कर्ष के इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे। 13 से 21, 21 से 33, फिर 54, 91 क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर पूछा क्या है। तो ये है आपके सीरीज के क्वेश्चन। 13 से स्टार्ट हुआ है, 13 और 21 पास पास होते हैं तो अंतर निकालेंगे। 13 और 8 21 होता है, ठीक है बच्चों। 21 और 33 में कितना आता है भाई, 12 आता है। 33 और 54 में देखो 4 3 1 5 3 2, 21 अंतर आता है। फिर यहाँ 4 7 11 8 5 3। अब यहां से अनइवन आपका जो है अंतर है, कोई पैटर्न नहीं है अंतर का। तो और लेकिन हमें पता चल गया छोटी संख्या से छोटी संख्या पे गए हैं तो अंतर से ही आंसर आएगा। तो इस केस में आप लोगों को अंतर का अंतर निकालना होता है। अब अंतर का अंतर कैसे निकालेंगे, देखो 8 से हमारा क्या आया 12, 4 का अंतर। 12 से 21 में 9 का अंतर। 21 से 27 में 16 का अंतर। अब इस अंतर में एक पैटर्न छिपा हुआ है, वो क्या है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, तो अगले में 5 का वर्ग, मतलब 5 के वर्ग मतलब 25 का अंतर होना चाहिए। अंतर में, संख्या में नहीं, अंतर में। तो 7 5 12, 3 2 5 6। अगर इस संख्या में 62 जोड़ूंगा तब अगली संख्या मुझे मिलेगी। आप लोगों को क्लियर हुआ। 7 5 12 और 3 2 5 6। अब 6 2 8 9 6 15, 158 मेरा आंसर हो जाना चाहिए। अब यहाँ ऐसा तो नहीं दे रखा कुछ, 2 और 1 3, माफ कीजिए 2 और 1 3, 3 होना है 3। अब ये 9 6 15, 153 जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अंतर के अंतर से हमें ये आंसर मिला है, सिर्फ अंतर से नहीं मिला डायरेक्टली। घंटे वाली सुई द्वारा 23 मिनट में निर्मित कोण कितना होगा, घंटे वाली सुई। अब घंटे वाली सुई क्या करती है, ऐसे पूरा एक चक्कर लगाने के लिए, मतलब 360 डिग्री पूरा करने के लिए कितने आपके यहां सेकंड लेती है, ठीक है। तो वो 12 घंटे लेती है, तो 12 से भाग करो। एक घंटे में 60 मिनट होती है तो 60 से भी भाग करना है, ऐसे करते हैं। ये 6 बार जाएगा, 6 दूनी 12, तो 1 मिनट में आधा डिग्री का फर्क आता है। ये सीधा हमें पता चल गया कि मतलब घंटे वाली जो सुई होती है वो हर 1 मिनट में आधा डिग्री आगे की तरफ खिसकती है। अब हमारे पास मिनट कितनी है 23, तो 23 का आधा खिसकेगी, फिर 23 को 2 से भाग कर दो तो 11.5 डिग्री हो जाएगा। तो वो 11.5 डिग्री खिसक जाएगी, क्योंकि हर 1 मिनट में वो आधा डिग्री खिसक रही है। जबकि अगर मिनट वाली सुई होती, मिनट वाली 360 डिग्री को 60 ही मिनट में पूरी कर देती है, तो वो क्या होता है
वो होता है 6 डिग्री, वो हर 1 मिनट में 6 डिग्री आगे की तरफ खिसकती है। उम्मीद करता हूं इन दोनों बातें आपको क्लियर हुई होंगी। यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं, तो माइनस की जगह मुझे प्लस यूज करना है और प्लस की जगह मुझे माइनस यूज करना है, और भाग और गुणा को आपस में बदल दिया तो मुझे यहाँ गुणा करना पड़ेगा, यहाँ भाग करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें रीजनिंग के हिसाब से पहले साइन चेंज करने हैं। अब जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में बोर्ड मास रूल लगा देना है। अब बोर्ड मास रूल के हिसाब से सबसे पहले में भाग करना पड़ता है। 9 को 3 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, फिर हमें गुणा करनी पड़ती है, 18 का 3 गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो गया 54। मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। फिर ये माइनस इधर है, फिर ये प्लस करना है, 13 और 8 21, 21 माइनस 54 कितना होता है 33। लेकिन बड़ी संख्या माइनस की होने की वजह से यहाँ एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सिंपली किस पे डिपेंड करते हैं, बोर्ड मास रूल पे, लेकिन पहले रीजनिंग के हिसाब से साइन चेंज करना होता है। एक निश्चित कूट भाषा में LEFT को देखो, LEFT को हमने क्या लिखा है, VGFN। अब हम ज्यादातर क्या देखते हैं कि पहले लेटर को पहले लेटर से कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन कई बारी ना आपको बस ये ध्यान देना है कि पहले लेटर के आसपास कोई लेटर दिखाई दे रहा है, जैसे L है, L 12 पे आता है और N आता है 14 पे, तो ये बहुत पास पास है ना 12 14। E कितने पे होता है 5 पे, और F कितने पे होता है 6 पे, ये देखो बिल्कुल पास पास है। F कितने पे है 6 पे, G कितने पे होता है 7 पे। तो अब ये पास पास वालों को एक अगले को भी देख लो, ये 20 पे होता है और ये 22 पे। तो इसका मतलब क्या है कि इनमें क्रॉसिंग मेथड लगा है, जैसे पहला आखिरी वाले के पास है, आखिरी वाला पहले वाले के पास है, दूसरा तीसरे के पास है, तीसरा दूसरे के पास है, तो ऐसे क्रॉसिंग हमने लगाया है। उसने कहा हेल्प का बताओ क्या होगा। हेल्प में H 8 पे होता है, E 5 पे होता है, L 12 पे होता है, P 16 पे होता है। तो हमें क्या करना है, इसका इधर क्रॉसिंग करना है। कितने पे 20 है तो इधर लाना है 22, 2 ज्यादा, तो मतलब इधर आएगा 18 वाला। फिर इसको मैं उधर लेके गया था तो 8 को मुझे बनाना है 10, और यहाँ से 12 से इधर आए तो सिर्फ 1 का अंतर था, यहाँ 6 है यहाँ 7 है, तो 12 से 13 बन जाएगा और 5 से 6 बन जाएगा। ऐसे क्रॉसिंग मेथड लगाएंगे, हम आंसर निकाल लेंगे। अब हमें पता है कि 18 नंबर पे हमारा R होता है, तो R आएगा, 13 पे M होता है, 6 पे F होता है और 10 J होता है 10 पे। तो RMFJ ऑप्शन डी में दे रखा है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा। किसी को कोई भी डाउट रहे तो भाई कमेंट करके पूछ सकते हो। आप लोगों का चैनल है, जो भी डाउट्स आपके आते हैं मेरे से बिंदास आप लोग पूछ सकते हैं। स्माइल को ELIMS, MASTE को ETSAM, STARV को क्या लिखेंगे, ये आपका होमवर्क है, इसे आप लोग करके कमेंट में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी खिलौने प्लास्टिक हैं। कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन को आपको हमेशा व्यवहारिक से रिप्रेजेंट करके बनाना है तो इजी लगेगा। उसने कहा सभी खिलौने प्लास्टिक है, तो सभी का मतलब है ये पूरा का पूरा प्लास्टिक के अंदर आएगा, समाहित होगा। तो मान लिया मैंने ये एक बनाया जिसके अंदर मैंने लिखा ये खिलौने हैं, बस इससे आप इसे रिप्रेजेंट कर लो। ये सारे के सारे प्लास्टिक हैं तो ये आएंगे प्लास्टिक के अंदर, तो मैं इसे PLA लिख देता हूँ, प्लास्टिक। उसने कहा सभी प्लास्टिक डिस्पोजेबल है, तो ये प्लास्टिक भी डिस्पोजेबल के अंदर आ जाएगा, तो इसको भी डिस्पोजेबल DISP लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। उसने कहा कुछ खिलौने फाइबर हैं, कुछ खिलौने फाइबर हैं, तो खिलौनों का ये वाला जो हिस्सा है ये किसी के अंदर आएगा, वो है फाइबर। तो ये हो गया कुछ हिस्सा आएगा, इसको फाइबर कहेंगे। लेकिन इसमें एक बात नोट करो कि खिलौने अंदर होने की वजह से, सबसे अंदर होने की वजह से, जब मैं खिलौनों का कोई हिस्सा ले रहा हूँ किसके अंदर, फाइबर के, तो यहाँ प्लास्टिक का हिस्सा भी आ गया, डिस्पोजेबल का भी आ गया। तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि कुछ प्लास्टिक फाइबर है और कुछ डिस्पोजेबल भी फाइबर है। तो ये दो बातें और यहाँ से क्लियर हो गई। निष्कर्ष में क्या दे रखा है, कुछ फाइबर प्लास्टिक है। भाई कुछ फाइबर प्लास्टिक हुए क्योंकि देखो फाइबर का ये वाला हिस्सा प्लास्टिक में आ रहा है, तो कुछ फाइबर प्लास्टिक हो गए, बिल्कुल सही है। कुछ डिस्पोजेबल फाइबर है, ये भी इसमें आ गया, देखो डिस्पोजेबल का ये वाला हिस्सा फाइबर के साथ आ गया, तो ये भी सही है। कोई भी फाइबर डिस्पोजेबल नहीं है। अभी तो हमने देखा कुछ डिस्पोजेबल फाइबर है, तो कुछ फाइबर भी डिस्पोजेबल होगी, कुछ वाला दोनों तरफ चलता है, कुछ डिस्पोजेबल फाइबर है तो कुछ फाइबर डिस्पोजेबल होगा। और उसने कहा कोई भी फाइबर डिस्पोजेबल नहीं है, तो थर्ड वाला तो गलत हो गया। तो केवल निष्कर्ष 1 और 2 यहां निकलते हैं, वो आपके सही आंसर है। उम्मीद करता हूं भाई बढ़िया से समझ आया होगा ना।
क्यू एक बिंदु से चलना शुरू करता है। जब भी आपके पास दिशा परीक्षण का क्वेश्चन आए तो बिल्कुल दिमाग में एक बात सेट कर लो, सबसे पहले आप लोग जाएंगे लास्ट में वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसमें देखना है। अगर वो सिर्फ दिशा पूछ रहा है तो हमें यहाँ कितने वो मीटर चला है, कितनी वैल्यू है, उससे कोई लेना देना नहीं। तो लास्ट में देखो उसने क्या कहा है, मुख किस दिशा में है। अब क्यू का मुख किस दिशा में है, तो लास्ट में सिर्फ दिशा के बारे में बात कर रहा है, वो वैल्यू नहीं पूछ रहा कितना मीटर चला है, बस ये पूछा किस दिशा में चल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ये कितनी वैल्यू लिखी है इसको छोड़ो, दिमाग लगाना बंद करो। अब यहाँ देखो, पहले ये पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर, इधर दक्षिण, ये हमने पहले से बचपन से सीखे हैं, तो इन्हीं के हिसाब से चलाओ और अपना आंसर लाओ। ठीक है, क्यू एक बिंदु से चलना शुरू करता है और वो दक्षिण की ओर 42 मीटर चलता है। दक्षिण का है नीचे की तरफ, तो वो नीचे की तरफ 42 चलेगा। ये चल दिया भाई। अब 42 नहीं लिखना है, मैंने पहले ही बताया। 42 तब लिखना है जब वो डिस्टेंस के बारे में लास्ट में आपसे पूछ रहा हो। यहाँ डिस्टेंस पूछ नहीं रहा लास्ट में। फिर वहां से वह दाएं मुड़ता है। जब भी आप नीचे की तरफ आओगे तो जिधर आपका दायां है उधर इसका बायां होता है, और जिधर आपका बायां, क्योंकि आपसे उल्टी दिशा में चल रहा है, जिधर आप मुंह करके बैठे उससे उल्टी दिशा में, तो आपको उल्टी दिशा में कंसीडर करना है। ठीक है, दाएं मुड़ता है, आपका दायां इधर है तो इसका दायां इधर होगा। ठीक है, यहां मुड़ गया, वह पुनः दाएं मुड़ता है। फिर दाएं मुड़ेगा तो जब हम पश्चिम की तरफ चलते हैं तो दायां ऊपर होता है, बायां नीचे होता है। ठीक है, वह पुनः दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है। अब ऊपर की तरफ जा रहे हो तो आपके सामने ही है ना, आपके सामने है तो आपका बायां ये रहा। ठीक है, अब वो इस दिशा में जा रहा है और आपसे क्या पूछा गया, कौन सी दिशा है, ये कौन सी दिशा है, देखो इधर तो जा रहा है वो। अब आप ना इस वाले ट्राइंगल से या यहाँ पे आके फाइंड करेंगे इस क्रॉस से, आप इस दिशा में जा रहे हो, देखो इस दिशा में, तो इस दिशा में जा रहे हो और इधर क्या है, पश्चिम है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। एक निश्चित कूट भाषा में ट्रिप को WULS लिखा गया। देखो टी को हमने W लिखा, टी हमारा 20 पे आता है और ये 23 पे आता है, तो हमने +3 किया। अभी हमें देखने में बड़ा सही लग रहा है। फिर हम देखें तो R को हमने U लिखा, R 18 पे होता है और U 21 पे होता है, बिल्कुल सही है, +3 का गैप चल रहा है, तो हम इसी को फॉलो करेंगे। I 6 पे, L 11 पे, ठीक है, I 9 पे, L 12 पे, I 9 पे होता है, L 12 पे होता है। फिर से हमारा यहाँ 3 का डिफरेंस आ गया, तो इसी हिसाब से हम भी 3 के डिफरेंस बना लेंगे। जैसे C 3 पे होता है तो 6 वाला आएगा आंसर यहाँ, L 12 पे होता है तो यहाँ 15 वाला आएगा, A 1 पे होता है 3 ऐड करके यहाँ 4 आएगा, N 14 पे होता है 3 ऐड करेंगे तो 17। अब 6 नंबर पे कौन होता है, F होता है। 15 पे कौन होता है, O होता है। 4 पे D होता है और Q 17 पे होता है, FODQ ऑप्शन बी में दे रखा है, ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ 3 से जैसे 12 बना है, 25 से वैसे 78 बना है, तो 21 से वैसे क्या बनेगा। तो 3 एक छोटी सी संख्या, बड़ी एक 12 संख्या, लेकिन फिर भी इतनी तो है कि इसके बीच में अंतर स्थापित किया जा सके। गुणा से ही आएगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन जब 25 और 78 को देखता हूं तो 25 और 78 जो है वो काफी दूर है, तो इसलिए वहां जो आंसर आएगा वो अंतर से आने से रहा, तो वहां गुणा का प्रयोग करना पड़ेगा। तो पहले वाले में फिर मैं गुणा का प्रयोग कर लेता हूं। 3 का कितना गुना है, 4 गुना 12, लेकिन 25 का 4 गुना 78 नहीं होता, तो 3 का 4 गुना डायरेक्ट नहीं आया होगा, तो 12 और कौन से तरीके से आ सकते हैं वैसे हम लाने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं करूं 3 पंजे 15, उसमें से -3 कर दूं, या फिर 3 चौक 12 +3 कर दूं तो 15 बन जाए, है ना। 3 चौक 12 और 3 15, ये मुझे 15 नहीं चाहिए तो इसे हटाओ। 3 3 9 +3 कर सकता हूँ। 3 3 9 +3 क्या होता है बच्चों, 12। ठीक है, अब ये देखो कौन सा इनमें से फिट बैठेगा। ठीक है, अब मेरे को 25 से 78 पे जाना है, तो 25 3 75 +3 78 होता है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ फिट किया है। तो ऐसे ही 21 का मुझे क्या करना है, 3 गुना 63, और मुझे कितना ऐड करना है, 3 ही ऐड करना है। 63 और 3 कितना हो गया, 66, तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। अब इसमें 2 तरीके से आंसर आते हैं, या तो इधर की तरफ जाओ या ऊपर से नीचे की तरफ आओ, लेकिन जिधर बड़ी संख्या दी होगी आप हमेशा उधर की तरफ चलना, आंसर ज्यादातर उधर ही छिपा होता है। जैसे 5 4 का प्रयोग किया, 2 का प्रयोग किया, 18 आया। अब 6 3 और 3 का प्रयोग किया तो 27 आया। तो कैसे आया ये हमें समझना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम करें इस क्वेश्चन को करके देखें कि क्या हमारा आंसर बनता है। अब 5 4 और 2 का मैं प्रयोग करूं तो क्या हो सकता है, ये बात आपको यहां समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहां 18 बड़े आसानी से आप लोग बना सकते हैं, लेकिन 27 थोड़ा सा मुश्किल होगा यहां बनाना, तो वो हम कैसे बना सकते हैं।
ये आप लोग समझ के सोच के आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 17 क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। इस टाइप के मिसिंग नंबर के बहुत क्वेश्चन आप लोगों को करा चुका हूं। तो लेकिन अगर अगली क्लास में जिसको आंसर नहीं आएगा, नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, उसका वेट करना, इसका आंसर वहां मिल जाएगा। अब आप सोचेंगे दो आंसर मैंने दे दिए क्वेश्चन होमवर्क के लिए, पहले वाला तो सिंपल प्रोसेस है, उसमें सीधा सीधा क्या है, एनालॉजी लगानी, अगले लेटर है, इसलिए वो तो बस लिखने के लिए दे दिया मैंने। ये वाला आपको करके देखना है कि आप लोग इनके आंसर कैसे ला सकते हैं। ठीक है,